हेलो स्टूडेंट्स। प्राइमरी हेल्थ केयर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर, सब सेंटर, विलेज लेवल ये सब देख चुके हैं। उसके पॉपुलेशन नॉर्म्स हम लोग देख चुके हैं। इसमें आज के लेक्चर में हमें देखना है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ हमें देखनी है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है, इसके लिए पॉपुलेशन नॉर्म्स क्या है। सब सेंटर के लिए पॉपुलेशन नॉर्म्स हमने देखे थे। 5000 पॉपुलेशन के लिए एक सब सेंटर होता है, 3000 और 5000। उसके बाद पीएचसी जो होती है उसके लिए 30,000 या फिर 20,000, ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है 80,000 टू 1.2 लाख। ये इसका पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है। ईच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैज़ प्रोविज़न ऑफ 30 बेड्स, ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है वहाँ पर सारी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अवेलेबल होती है। स्पेशलिटी सर्विसेज, सुपर स्पेशलिटी नहीं। तो ये सारी स्पेशलिटी सर्विसेज, सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स्टेट्स, गायनेक, पीडियाट्रिक्स, एक्सरे, लेबोरेटरी फैसिलिटी, ये सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होता है। और वहाँ पर एक स्पेशल पोस्ट भी होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, जो कि एपिडेमिक्स वगैरह जैसी सिचुएशंस को डील करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वहाँ पर पोस्टिंग होती है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है उसकी जो सर्विसेज क्या क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये नाइस टू नो है। एग्ज़ाम में ये कुछ खास पूछा नहीं जा सकता, लेकिन वह पता होनी चाहिए। तो रूटीन एंड इमरजेंसी केसेस, सर्जरीज़, उसमें सारी सर्जरीज़ आ गई। और इमरजेंसी सिचुएशंस, उसके बाद ये सब चीज़ें, ट्रैकियोटॉमी, नज़ल पैकिंग, जो इमरजेंसी सर्विसेज में है, फ्रैक्चर रिडक्शन, पुटिंग प्लास्टर्स, ये सब केयर ऑफ रूटीन एंड इमरजेंसी केसेस इन मेडिसिन। सर्जरी की हमने ऊपर देखी, मेडिसिन की इमरजेंसी केसेस। उसके बाद मैटरनल सर्विसेज 24 आवर डिलीवरी, लेबर, सिजेरियन सेक्शंस, पोस्टनेटल पीरियड मस्ट बी एडिक्वेट ट्रीटेड। तो मैटरनल सर्विसेज में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पीपीएच, इक्लाम्सिया, सेप्सिस, इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे जो सर्विसेज है वो अवेलेबल रहती है। स्पेशलिस्ट हमेशा अवेलेबल होते हैं 24 आवर। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, उनकी गाइडलाइंस, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर अवेलेबल होती है। न्यू बॉर्न केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, फिजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, ओरल हेल्थ, वहाँ पे डेंटल केयर, डेंटल हेल्थ एजुकेशन और डेंटिस्ट की भी प्रोविज़न वहाँ पे होती है। ईएनटी सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, ये सब होते हैं। कम स्कूल हेल्थ सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल होती है। इम्यूनाइजेशन, स्क्रीनिंग ऑफ हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, डीवर्मिंग, ये सब चीज़ें। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल होती है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड रेफरल सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एम्बुलेंस वहाँ पर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है सीएचसी में वो है मैन पावर। तो सीएचसी में जो मैन पावर है ये थोड़े से पुराने नंबर्स है। तो टोटल जो है मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ मिलाकर वहाँ पर 46 टू 52 स्टाफ वहाँ पर होना चाहिए। ये नंबर इम्पोर्टेंट है। उसमें फिर डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट होने चाहिए उनके नाम भी आप लिखोगे तो भी सफिशिएंट है। सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिक्स वहाँ पर होना चाहिए। आई सर्जन, डेंटल सर्जन, आयुष स्पेशलिस्ट एक होना चाहिए। और ये सब मिलाकर जो स्टाफ है वो है 46 टू 52, ये स्टाफ वहाँ पर होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में पता होना ज़रूरी है। उसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, एक चीज़ हमने देखी कि 30 बेड्स की वहाँ पर प्रोविज़न होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही एक सीएचसी जो होता है, इट इज़ अ रेफरल सेंटर ऑफ 4 पीएचसीज।
हमने पहले क्या देखा था, एक पीएचसी जो होती है वो 6 सब सेंटर्स के लिए रेफरल सेंटर होती है। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, एक सीएचसी जो है वो 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए रेफरल से ये होती है। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इंडिया में कितने हैं, तो ऑलमोस्ट 25,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, क्योंकि एक 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एक सीएचसी को बिलोंग करते हैं, तो ये जो नंबर है ये करीब 6,000 के आसपास आता है। तो करंट नंबर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 5,500 CHCs है करंट सिनेरियो में। तो इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, सब सेंटर्स 1.5 लाख, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 25,000 और 5,500 CHCs। उसके अलावा जो हमने देखा था कि इसका जो मेंटेनेंस है CHC का, वो स्टेट लेवल पर होता है, स्टेट गवर्नमेंट इसका मेंटेनेंस करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सब सेंटर्स को मेंटेन करती है। तो इस CHC के बारे में ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो लेवल के अकॉर्डिंग सब सेंटर और PHC फर्स्ट प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आते हैं और CHC सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में। पॉपुलेशन नॉर्म्स, नॉर्मल पॉपुलेशन 5,000, 30,000 एंड 1.2 लैक्स, और हिली एरियाज़ में 3,000, 20,000 या 80,000, ये पॉपुलेशन नॉर्म। स्टाफ में ये सही है, ये सही है। सब सेंटर में 3, PHC में 13 से 14 और CHC में रिसेंट जो नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग 46 टू 52। उसके बाद मेंटेनेंस कौन करता है, तो ये हम देख चुके हैं। तो इस तरह से कंक्लूजन है हेल्थ केयर हेल्थ लेवल्स का। उसके बाद एक 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर हेल्थ टीम। तो उसमें थोड़े से उनके नॉर्म्स हम देख लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो है कि एक आशा जो है वो 1000 पॉपुलेशन के लिए एक आशा होती है, पर विलेज एक दाई होती है। हेल्थ असिस्टेंस जो होता है वो PHC पर होते हैं, और एक PHC जो है 30,000 पॉपुलेशन के लिए एक PHC होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हेल्थ असिस्टेंस जो है वो भी 30,000 पॉपुलेशन पर एक इसके अकॉर्डिंग होते हैं। उसके बाद हेल्थ वर्कर्स जो है, हेल्थ वर्कर मेल और फीमेल, ये हमने देखे थे सब सेंटर में। तो सब सेंटर 5,000 पॉपुलेशन के लिए होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका भी प्रोविज़न है। नर्सेज भी जो है ये 5,000 पॉपुलेशन के लिए एक नर्स होनी चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग PHC और CHC उसके उसमें कितने नर्स होने चाहिए उसके नंबर्स डिसाइडेड होते हैं। तो ये उनका नॉर्म है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर या रोल ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ऐसा भी एक ज़रूरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका रोल क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वो होल एंड सोल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा रन किया जाता है। जनरली एक PHC पर एक ही मेडिकल ऑफिसर होता है एंड ही इज़ द कैप्टन ऑफ द हेल्थ टीम एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसको क्या क्या वहाँ पे चीज़ें देखनी होती है, तो मॉर्निंग आवर्स में पेशेंट्स, आउटडोर पेशेंट देखने, आफ्टरनून में उसको फील्ड वर्क करना होता है। OPD देखने के बाद जो उसके एरिया में, PHC के एरिया में जितने भी सब सेंटर्स आते हैं और जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है आउटडोर, वो उनको करनी होती है। उसके बाद हिज टूर प्रोग्राम शुड कवर ऑल बेसिक हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करना होता है एज़ पर द गाइडलाइंस, और मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज ऑफ पॉपुलेशन इन द PHC, ये भी उसको इंश्योर करना होता है। उसके बाद वैक्सीन स्टोर करना, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना, ये एक ज़रूरी काम मेडिकल ऑफिसर का होता है। अ, उसके बाद जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IMNCI, जो इंटीग्रेटेड मैनेज ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस है, उसको एज़ पर गाइडलाइंस उसको इम्प्लीमेंट करना है। स्कूल विजिट्स करना, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के जो कैंप्स होते हैं उसको रेगुलरली अरेंज करना,
आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स दाइस जो होती है उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को कंडक्ट और इम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद हेल्थ सेंटर्स को रेगुलरली विज़िट करना, ये भी उसके काम का क्षेत्र में आता है। उसके बाद महीने में 1 दिन स्टाफ के साथ मीटिंग कंडक्ट कर कर जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना, रिव्यू करना, ये सब चीज़ें आती है। द सक्सेस ऑफ पीएचसी डिपेंड्स ऑन द टीम लीडरशिप विच द मेडिकल ऑफिसर इज़ एबल टू प्रोवाइड। तो पूरे पीएचसी का जो सक्सेस है वो उसके लीडर पर डिपेंड करता है। एंड इसीलिए जो मेडिकल ऑफिसर होता है, ही शुड बी अ गुड प्लानर, प्रमोटर, डायरेक्टर एंड सुपरवाइज़र, ऑर्डिनेटर एंड इवैल्यूएटर। सारी कामों में वो अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हेल्थ वर्कर मेल फीमेल, तो हेल्थ वर्कर मेल फीमेल जो है ये सब सेंटर्स पे होते हैं। तो सब सेंटर पे जो 3 स्टाफ होता है उसमें ये सब होता है कि एक हेल्थ वर्कर मेल, एक हेल्थ वर्कर फीमेल और एक सफाई कर्मचारी। तो इनका का क्या क्या काम होता है, तो जो दे आर वर्क अंडर द मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम, एक फीमेल और एक मेल, पोस्टेड एट सब सेंटर एंड एक्सपेक्टेड टू कवर 5000 पॉपुलेशन। तो उनके एक्टिविटीज़ और काम क्या क्या होते हैं, तो दे आर लिमिटेड अप टू द 350 to 500 families. They have to undergo the works related with maternal and child health care, family planning, MTP services, nutrition, universal immunization program, दाइस की ट्रेनिंग करना, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो इन सब ये सब काम उन लोगों को करने होते हैं जो एएनएम होते हैं, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ या हेल्थ वर्कर फीमेल, उनके कार्य क्षेत्र में ये चीज़ें आती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स, ये भी उनका काम होता है। माइनर एलिमेंट्स की ट्रीटमेंट करना और टीम एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करना उनका काम होता है। उसके बाद जो हेल्थ वर्कर मेल होता है उसके क्या क्या काम होते हैं, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उनको ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का काम ये लोग करते हैं, जो जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रेसी इरेडिकेशन, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस, ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, ये सब कामों को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पर उनका काम होता है। उसके बाद जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हेल्थ असिस्टेंट्स, तो हेल्थ असिस्टेंट्स जो होते हैं वो दे वर्क अंडर मल्टीपर्पज़ हेल्थ स्कीम एंड expected to cover 30,000 population. They are assigned to work in PHC. PHC में उनको काम करना होता है, इन विच देर आर 6 सब सेंटर्स, मतलब जो 6 सब सेंटर्स है उनके ऊपर भी उनको ये करना होता है। जो पीएचसी के अंडर के 6 सब सेंटर होते हैं उनका भी काम देखना, ये भी इन्हीं का काम होता है। तो हेल्थ असिस्टेंस फीमेल जो है उसका क्या काम है, तो सुपरविज़न एंड गाइडेंस, टीम वर्क, उसके बाद सब सेंटर्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कीप करना, जो एंडेमिक डिसीजेस होते हैं उनके लिए उनको एडिशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करना, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, एमटीपी सर्विसेज, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको उनके मेडिकेशंस करना, ट्रीटमेंट करना, स्कूल हेल्थ, प्राइमरी मेडिकल केयर, ये सब चीज़ें फीमेल हेल्थ वर्कर के अंडर आती है। मेल हेल्थ वर्कर के अंडर मेल हेल्थ असिस्टेंट, सुपरविजन, गाइडेंस, टीम वर्क, सप्लाइज, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ सब सेंटर, रिकॉर्ड कीपिंग, लगभग वही चीज़ें सेम आती है, थोड़ी बहुत डिफरेंट। मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, लेप्रेसी मैनेजमेंट, ट्यूबरकुलोसिस मैनेजमेंट, हेल्थ प्रोग्राम्स जो होते हैं उनका मैनेजमेंट करना। तो यहाँ तक जो है जो टीम होती है उसमें जो जो ये होते हैं हेल्थ वर्कर्स, उनके फंक्शंस यहाँ तक हमने देख लिए। अब आगे हमें देखना है टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर जो होती है उसमें जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं हॉस्पिटल। सब हॉस्पिटल जो बाकी जो 2 लेवल्स है उसमें उससे किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो ये जो होता है द
Apart from primary health center, the present organization health services consist of rural hospitals, sub-divisional तालुका hospital, district hospital, specialty hospital and teaching institutions. तो ये सब इनमें इंक्लूड होते हैं. तो हॉस्पिटल किस वे में अदर हेल्थ सेंटर्स से डिफ़र करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है देखना. इन हॉस्पिटल्स सर्विसेज प्रोवाइडेड आर मोस्टली क्यूरेटिव. इन हेल्थ सेंटर्स द सर्विसेज आर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव. तो जनरली जो होता है पीएचसी सब सेंटर्स, यहाँ पर प्रिवेंटिव और प्रमोटिव एस्पेक्ट पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, और उसकी उसी के साथ क्यूरेटिव भी होता है वहाँ पे, लेकिन कम होता है. और जो सीएचसी ऊपर हॉस्पिटल्स होते हैं, जो टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर मेन जो उनका फोकस होता है वो क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे होता है. जनरली पीएचसी सब सेंटर्स के लिए कैचमेंट एरिया डिजिग्नेटेड होता है. सीएचसी के लिए भी कैचमेंट एरिया होता है कि 80,000 पॉपुलेशन के लिए सीएचसी है, 30,000 पॉपुलेशन, तो वहाँ तक उनकी सीमा होती है. हॉस्पिटल्स की टर्शरी लेवल की कोई भी सीमा नहीं होती, उनका कोई कैचमेंट एरिया नहीं होता. कोई भी पेशेंट कहीं से भी वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने आता है. हेल्थ टीम इन द हेल्थ सेंटर इज़ मेड ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल वर्कर. जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जनरली मेडिकल और पैरामेडिकल वर्कर होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में जो होता है मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ क्यूरेटिव स्टाफ, दैट इज़ डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स. तो ये एक डिफरेंस होता है वहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो 5 हेल्थ सेक्टर्स हमने देखे थे, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर. तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर का जो कंपोनेंट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, उसी उसी में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जैसे गवर्नमेंट के अंडर ये आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. तो ये दो चीज़ें जो हम हेल्थ सेक्टर्स हैं उनमें हमने देखी थी. तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है, तो 1948 में जो पार्लियामेंट में एक्ट एस्टेब्लिश हुआ था ईएसआई स्कीम से रिलेटेड, तो उसमें एक लॉ बना था कि जो लोग 15,000 से कम जिनकी सैलरी है, उन लोगों के लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, और ये कंपलसरी होगा एम्प्लॉयर के लिए. इट ये जो है किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, तो इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, और उसी के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. एक्ट प्रोवाइड्स मेडिकल केयर इन कैश एंड काइंड बेनिफिट्स इन कंटिजेंसी, सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरीज. जो भी नीड होती है मेडिकल, वो एज कैश के फॉर्म में या फिर अदर बेनिफिट्स के फॉर्म में उन एम्प्लॉयज़ को दी जाती है. सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए अलग से सेंट्रल सीजीएचएस के डिस्पेंसरीज़ होते हैं, वहाँ पर उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है. इसको भी 1954 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एफोर्ट बाय द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर टू द म्यूचुअल एडवांटेज ऑफ बोथ. इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ होती है, ओपीडी फैसिलिटीज़, नेसेसरी ड्रग्स सब अवेलेबल होती है, लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, डोमिसिलियरी विजिट्स, hospitalizations facilities at government as well as private hospitals, specialized consultation, pediatric and immunization services, antenatal, natal, postnatal, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में और क्या आता है, अदर्स एजेंसीज़ में डिफेंस मेडिकल सर्विसेज, जिसमें आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो होता है उससे कंसर्न जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो मिलिट्री सर्विसेज वालों को मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. दीज सर्विसेज प्रोवाइडेड आर इंटीग्रेटेड एंड कम्प्रिहेंसिव, प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिंग, क्यूरेटिव सर्विसेज. इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है, जैसे रेलवे के जो अलग यूनिट्स होते हैं, हॉस्पिटल यूनिट्स, क्लिनिक्स, तो वहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ का हेल्थ चेकअप और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो उनको वहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है.
उसके बाद जो प्राइवेट एजेंसीज है, जो दूसरा सेक्टर हमने देखा था, तो प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विसेज। वहाँ पे जो है कि जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स है उनका जो नंबर था जब इंडिपेंडेंट के वक्त 50,000 डॉक्टर्स थे इंडिया में, जिनका जो नंबर है अभी 7.67 लाख्स 2005 में रिकॉर्ड किया गया। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो जो है 1:1428, उस तरह का पॉपुलेशन का रेशो है। तो 1400 लोगों के लिए एक डॉक्टर। मोस्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स मेनली क्यूरेटिव सर्विसेज टू अर्बन एरियाज। ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ही ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो रूरल एरियाज़ और जो होते हैं उनमें ज़्यादातर आयुष प्रैक्टिशनर्स हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो डिसऑर्गेनाइज्ड है सब। सम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ लाइक MCIM, जो मेडिकल काउंसिल है MBBS वालों का, और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो उनको रेगुलेट करते हैं, जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर है MBBS उनको। जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें जो इंक्लूड होता है आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी एंड सोवा भी उसमें इंक्लूडेड है। दिस प्रैक्टिशनर्स प्रोवाइड मेडिकल केयर टू रूरल एरियाज। जैसा मैंने कहा कि ये ज़्यादातर रूरल एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो मोस्टली लोकल रेजिडेंट्स होते हैं और जो एज अ फैमिली फिजिशियन वहाँ पर रोल प्ले करते हैं, जो दे आर द क्लोज टू द पीपल। Government of India is studying to avail services of these medicines for the effective and total health coverage। तो आयुष प्रैक्टिशनर्स को भी मेन स्ट्रीम में लाकर उनसे हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जाए, ये गवर्नमेंट का एक एम है। उसके बाद एक तीसरा सेक्टर हमने देखा था वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। तो ये क्या होती है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी? उसको अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ administered by autonomous board which hold meetings and expends money whether with or without paid workers। कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो ऑटोनॉमस होती है, वो अपनी खुद की मीटिंग्स हेल्ड करती है और खुद का ही वहाँ पे पैसा जो है एक्सपेंड करती है with or without paid worker in conducting a program directed primarily to promoting the public health। उनका मेन काम जो होता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ में होता है, बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन, और बाय मेकिंग रिसर्च और लॉ फॉर द हेल्थ। इस तरह से कि हेल्थ एजुकेशन, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उन कुछ रिसर्च करना, सर्वे करना हेल्थ सेक्टर में, या फिर लॉ को इस्टेब्लिश करना, ये सब काम ये हेल्थ एजेंसीज करती है। इनका जो काम होता है इट इज़ अ सप्लीमेंटिंग वर्क ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट के जो एजेंडाज होते हैं, उनके जो पॉलिसीज़ होते हैं, उसको सप्लीमेंट करना इनका काम होता है। और पायोनियर करना इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, गाइडिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन एडवांस हेल्थ लेजिस्लेशन। कुछ नए लेजिस्लेशन फॉर्म करने का काम जो है वो ये एजेंसीज करती है। ऐसी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज जो है इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन, इस तरह के सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ये सब जो है वो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है जो इंडिया में रन हो रही है। उसके बाद जो और एक सेक्टर हमने देखा था वो था हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। ये जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रन किए जाते हैं, जिससे जैसे कि RNTCP, वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रेसी रेडिकेशन, ब्लाइंडनेस कंट्रोल, उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इस तरह के सारे प्रोग्राम्स हैं जो रन किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुष सेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। तो आयुष सेक्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए उसके अंडर कौन कौन सी चीज़ें हैं। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी एंड सोवा रिगपा। सोवा रिगपा क्या है? इट इज़ अ मेडिकल सिस्टम ऑफ तिब्बत, तिब्बतियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसको आयुष में इंक्लूड किया गया है। तो आयुष मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा हम देख ले।
आयुष मिनिस्ट्री थी जो है ये 9 नवंबर 2014 में इस्टेब्लिश हुई है। उससे पहले जो था एक डिपार्टमेंट था जिसका हमारे आयुष सिस्टम का, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ISM&H। इस नाम से ये क्रिएट किया गया था 1995 में, इस नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद इसका जो है नोमेनक्लेचर बदला गया और 2003 में जो है इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ आयुष रखा गया, जिसको 2014 में 9 नवंबर 2014 को एक सेपरेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया। तब से हमारा जो मिनिस्ट्री है वो अलग हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और होम्योपैथी कॉलेजेस है कंट्री में, उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाना, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, जो स्कीम है आयुष मिनिस्ट्री से जो स्कीम लॉन्च की जाती है उसको प्रमोट करना और मेडिसिनल प्लांट्स को रीजनरेट करने का काम। उसके बाद फार्माकोपियल जो स्टैंडर्ड्स है उसको इवोल्व करना, टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव एंड इक्विटेबल आयुष सर्विसेज विथ यूनिवर्सल एक्सेस। जो आयुष की जो सर्विसेज है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होकर उसको यूनिवर्सल एक्सेस मिले सभी लोगों, तो रिमोट एरियाज़ तक हमारी हेल्थ सर्विसेज जो आयुष की वो पहुंच सके, ये उसका मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए आयुष हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज फॉर्म की गई है और उनका को लोकेशन किया जाता है विद PHCs, CHCs एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स टू स्ट्रेंथन द आयुष सिस्टम बाय मेकिंग देम एज अ प्रोमिनेंट मेडिकल स्ट्रीम। आयुष सिस्टम को जो है मेन स्ट्रीम में लाने का काम जो आयुष मिनिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है। कैपेसिटी टू फॉर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एट द स्टेट लेवल थ्रू अपग्रेडिंग आयुष एजुकेशनल सिस्टम। सपोर्ट कल्टिवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स बाय अडॉप्टिंग गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर सेक्टर की हेल्प से जो आयुर्वेद के मेडिसिनल प्लांट्स है उसको कल्टीवेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। टू इम्प्रूव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैपेबिलिटी imparting quality of Ayush education, to promote adoption of quality standards and available sustained supply of आयुष रॉ मटेरियल्स। उसके लिए क्या क्या एक्शन ली जाती है मिनिस्ट्री के द्वारा? तो इंकरेजमेंट टू साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन, लेइंग डाउन फार्माकोपियल स्टैंडर्ड टू इंश्योर क्वालिटी ड्रग्स, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को इवोल्व करना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। उसके बाद जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उनको रेगुलेट करने का काम आयुष मिनिस्ट्री करती है। और सप्लीमेंटिंग एफर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन सेटिंग अप स्पेशलिटी क्लिनिक्स ऑफ आयुष इन एलोपैथी हॉस्पिटल्स। जो एलोपैथी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आयुष के क्लिनिक्स, सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स को इस्टेब्लिश करने का काम। उसी के साथ क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ मेलास एक्सेट्रा, ये सारे फंक्शंस हैं आयुष के। उसके बाद स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी काउंसिल्स जो है हमारे आयुष सिस्टम के रेगुलेटरी काउंसिल्स, उसमें आते हैं CCIM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। उसी के साथ रिसर्च काउंसिल्स जो है वो है एपेक्स रिसर्च काउंसिल्स ऑफ आयुष आर CCRAS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा। उसके बाद यूनानी के लिए CCRUM, होम्योपैथी के लिए CCRH एंड योग नेचुरोपैथी के लिए CCRYN। उसी के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट जो आयुष सेक्टर के जो सारे सेक्टर्स है उसकी पर्टिकुलर नेशनल इंस्टीट्यूट्स है 8 एपेक्स इंस्टीट्यूट्स। यूनानी की जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट पुणे, नेशनल होम्योपैथी इंस्टीट्यूट कोलकाता, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली, आयुर्वेदा की 2 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर एंड नेशनल राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। इसके साथ जामनगर वाला भी है 3rd।
उसके बाद सिद्धा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, इट इज़ लोकेटेड इन चेन्नई. So these are 8 apex educational institute of Ayush. Now this question may be asked, role of Ayurveda in primary health care. So what is role of actual Ayurveda? So Ayurveda have great role in primary health care. There are more than 3 lakhs Ayurveda physicians working in India, which are providing health services to rural areas. 90% of Ayurvedic physicians serve the rural areas where the medical facilities are rare. As we stated earlier, that these doctors are local residents and remain very close to the people. They work as a family physician of them. After the establishment of CCIM, the practice of Ayurveda is regulated under government authority. The Ayurveda doctors are trained with Ayurveda as well as allopathy system of medicine, so they can serve better to the people with knowledge of both Ayurveda and allopathy. Ayurveda has unique concept and methodologies to address healthcare throughout the course of life, from the pregnancy and infant care to the geriatric disorders in the form of Garbha Sanskar and Suvarnaprashan, etc. We have the unique concept to serve the people. Beside doctors, Indian people have the traditional knowledge of Ayurveda. They know the concept of prevention of Ayurveda like Dincharyas, Rutucharya and concept of diets. Some common spices are utilized as well as herbal mixtures and special preparation known as rasayanas, purification procedures known as panchakarma remove toxin from the physiology. So in the form of panchakarma and all these things, we can provide better services. Thus, the Ayurveda has a major role in prevention of diseases by using principles of Ayurveda in day-to-day life. Actually, Ayurveda is a way of living to live the healthy life. Many Ayurvedic drugs are used for home remedies in ailments like cough, cold, fever, and nowadays researches are conducted all over the world for treating the chronic ailments, chronic diseases, which have better role. Ayurveda have better role in these disorders, chronic disorders. So many research are undergoing in this field. So Ayurveda gave positive result and provide a basis for conducting larger, more rigorous clinical trials and a research that compares Ayurveda comprehensive treatment approach एलोपैथी सिस्टम मेडिसिन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में हम आयुर्वेद को यूज़ कर सकते हैं. And Ayurveda is flourishing in India. In future it will serve the public better when the people understand the Ayurveda and its utility. So इस तरह से आयुर्वेद का प्राइमरी हेल्थ केयर में काफ़ी अच्छा रोल है. तो 2 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह के पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं. So here we have completed the primary health care topic. Thanks for listening.